मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है कोशिश करने वाले जितना छोड़ जाते हैं। तो हम लोगों को इंतजार नहीं करना है मित्रों, हम लोगों को कोशिश करनी है और कोशिश करके अपनी सफलता को प्राप्त करना है। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ हम लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी के अंतर्गत जियोग्राफी का, और जियोग्राफी में हम लोग अभी तक क्लास सेवन के अंतर्गत हम लोगों ने लेसन 4 तक अध्ययन कर लिया है। और आज हम लोग लेसन 5 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। तो लेसन 5 में हम लोग अध्ययन करेंगे जल के बारे में। किसके बारे में? जल के बारे में। तो हम लोगों को जान लेना है कि जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। ये अर्थात ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इसलिए जल को हम लोगों को जल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं कि थलसाला इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है मित्रों। इसको हम लोगों को जान लेना है कि थलसाला किसे कहते हैं। या छोटे पौधों, घर के अंदर रखने वाले पौधों का कृत्रिम अहाता होता है। मतलब पौधों को रखने के लिए एक कृत्रिम अहाता होता है, मतलब एक कृत्रिम पात्र होता है। कहने का मतलब है कि घर के अंदर कोई पात्र आप बना लीजिए या कोई बोतल, जो भी आप करके रह सकते हैं, उसके अंदर हम लोग कई प्रकार के पौधों को रखते हैं। तो उसी का एक टेक्निकल वर्ड है, इस क्या है, कृत्रिम बनाया हुआ हो उसका टेक्निकल वर्ड है। इसको क्या कहते हैं? थलसाला। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पौधों का एक हिसाब से गमला होता है जिसमें अनेक प्रकार के पौधे रखे जाते हैं कृत्रिम रूप का, इसको हम लोग थलसाला बोलते हैं। अब हम लोगों को देखना है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल का वितरण किस प्रकार है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हमारी पृथ्वी पर, ये मान लीजिए हम लोग फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसमें 97% कितना है? 97% पूरी पृथ्वी का अगर हम लोग देखें तो 97%, लगभग 97.5% जल जो है वो हम लोगों का कैसा है? महासागरों में पाया जाता है। कैसा है? महासागरों में पाया जाता है। और ये लवणीय नमक है। कैसा है? ये लवणीय जल है जिसको हम लोग साल्ट वाटर कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, अर्थात पीने योग्य नहीं है। और जो हमारा, हम 100 में से अगर घटाएंगे 97.5% को, तो हमारा बचेगा 2.5%, लगभग 2.5%। यही केवल फ्रेश वाटर है। क्या है? फ्रेश वाटर है, जिसका उपयोग हम पूरी धरती पर सभी जितने भी मानव जीव, मतलब जीव जंतु हैं, सब उपयोग करते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि इस पूरे धरती पर जितना भी वाटर है उसमें फ्रेश वाटर केवल 2.5% है। इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। और उस 2.5% में से भी लगभग 2.5% जो है, उसमें भी जो आपका 69.5, मतलब लगभग 7% जो है वो बर्फ के रूप में है। किस रूप में है? बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो हिमानी के रूप में पाया जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसमें से जो 2.5% का लगभग 30%, कितना है? चूंकि 70% निकल जाएगा, तो 30% जो है ये ग्राउंड वाटर के रूप में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। टोटल के 2.5% का 3% है, जो 30% है जो ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसलिए जल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें से जो सरफेस वाटर है वो 0.4% है। इसमें से नदियों में है, झीलों में है, इस प्रकार की मिट्टी में है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है, ये जो जल हैं इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जल की कमी हमारे क्षेत्र में या हमारे ग्रह पर, शुद्ध जल की कमी एक हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, इसका उपयोग संतुलित रूप से हम लोगों को करना है। तो एक बार चलिए हम देख लेते हैं कि महासागरों में हम लोगों ने देखा कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। 97.3, लगभग 97.3 या 97.5 हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में बर्फ छत्रक के रूप में 2% हैं। और उसके बाद में भूमिगत जल जो है वो 0.068% है। झीलों में अलवणीय जल, मतलब अलवणीय मतलब जो लवण नहीं है, गैर साल्ट मतलब शुद्ध वाटर हैं, वो 0.009% हैं। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं वो भी 0.0090% हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना, जैसे वायुमंडल में हमारे कितना है? 0.0019% है। और नदियों में तो बिल्कुल कम है, 0.0001% है। ये हम लोगों को ध्यान देना। कुल मिलाकर हमारा 100% हो रहा है। तो हम लोग अगर नदियों में देखें, नदी का जल हम लोगों को ज़्यादा दिखाई पड़ता है ऊपर रूप से, तो नदियों में बहुत कम है टोटल जल का। लेकिन
हम लोगों को दिखाई पड़ता है पर्याप्त है हमारे पीने के लिए, लेकिन अगर इसका हम लोग समुचित उपयोग करते हैं तब, अगर इसका मिसयूज करेंगे तो हमारे लिए अत्यंत ही कम हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे हम लोगों को देखना है कि जल में नमक की जो मात्रा होती है उसको हम लोग लवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल में नमक की जितनी मात्रा होती है उसको हम लोग लवणता बोलते हैं। उसका परिभाषा कैसे डिसाइड करते हैं? लवणता। अब इसको हम लोगों को ध्यान देना है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, अब इसको हम लोग नापते कैसे हैं कि 1000 ग्राम जल आप ले लीजिए, उसमें से जितना नमक निकलेगा, जितना % नमक निकलेगा, उसी को हम लोग उसकी लवणता कहते हैं। तो महासागर में हम लोगों को ध्यान देना है कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? 35% या 35 भाग हम लोग कह सकते हैं। चूंकि 1000 में मापा जाता है तो डायरेक्ट प्रतिशत नहीं बोलते हैं, 1000 प्रति ग्राम। तो महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का मित्रों। लवणता से पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन कि महासागर की औसत, चूंकि पूछ रहा है कि महासागर की औसत लवणता, जितने भी महासागर उसकी औसत लवणता कितनी है, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इजराइल के मृत सागर, चूंकि मृत सागर जो कि है दुनिया का सबसे अधिक लवणता माना जाता है, तो मृत सागर, इजराइल के मृत सागर में 340, वैसे 330 भी कहीं कहीं लिखा है, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता के कारण सघन बना होता है, मतलब इसमें कोई जल्दी से डूबता नहीं है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो मृत सागर में कहीं कहीं फिलिस्तीन भी दिया रहता है, तो इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अलग है मित्रों, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना है। तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर की लवणता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, जो सबसे अधिक है। तैराक इसमें आसानी से कर सकते हैं चूंकि इतना ज़्यादा इसकी सघनता है कि इसमें कोई डूबता नहीं है। महासागरीय गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, किस प्रकार से? जैसे कि तरंग के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराएं के रूप में। तो हम लोग मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि जो महासागरीय गतियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। इसको हम 3 रूप में इसको बांट सकते हैं, जैसे तरंग के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराएं के रूप में हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग को देखना है कि 22 मार्च, चूंकि हम लोग क्लास 7 के अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहे हैं मित्रों, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं देखना है, हम लोगों को मेन चीज़ें देखना है जो कि टेक्निकल हैं। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जो जल संरक्षण की विधियों को प्रबलित करता है। किसके लिए जल संरक्षण क्यों माना जाता है? क्योंकि जल को हम लोग अपने भविष्य के लिए आराम से रख सकें और इसको संतुलित रूप से, अर्थात सतत रूप से इसका उपयोग कर सकें, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कठिनाई का कारण ना बने। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अब हम लोगों को क्या देखना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जल संरक्षण का मतलब होता है जल का बचाव करना, किस प्रकार से बचाया जाए कि इसको संरक्षित किया जा सके। अब 22 मार्च को हम लोगों को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसी के साथ हम लोग अध्ययन कर लेते हैं मित्रों। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को, किसको? 22 जो अप्रैल आपका होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और 22 मई को क्या होता है? 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों को याद करना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहेगी तरंगे भी उतनी बड़ी होंगी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जब 15 मीटर तक या उससे अधिक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी का नाम देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सुना है अपने देश में विश्व में स्तर पर सुनामी आई थी, बहुत ही ज़्यादा इससे जन धन की हानि हुई थी। तो हम लोगों को क्या देखना है कि सुनामी को किस में इंडिकेट करेंगे, किस प्रकार की धाराओं में? तो वह धाराएं जो 15 मीटर
या 15 मीटर से अधिक विशाल, मतलब अधिक ज्वारीय तरंगे उठेंगी, मतलब और 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई की उठेंगी तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसा कि एक जापानी शब्द हम लोग जानते हैं। तो सुनामी हम लोगों को याद रखना है, चूंकि सुनामी से बहुत ज़्यादा हानि हुई थी तो इसको एक वर्ड दे दिया गया है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी उसी लेनी है अब जितनी भी लहरें 15 मीटर, कितना मीटर, 15 मीटर या इससे अधिक आएंगी, 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई की आएंगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को ये देख लेना है कि विश्व में जो जल के प्रमुख समुद्र हैं, झीलें हैं और नदियां हैं कौन कौन सी। तो हम लोगों को सबसे पहले मित्रों ये ध्यान देना है कि पूरे विश्व में स्थलीय भाग को छोड़कर जितने भी जलीय भाग हैं ये सब जल क्षेत्र हैं और इसको हम बड़े बड़े कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसको महासागर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, जल के बड़े भूभाग, मतलब जल के बड़े क्षेत्र को हम लोग महासागर बोलते हैं। तो महासागर हमारे पृथ्वी पर मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो पांचों का नाम हम लोगों को याद रखना है। विश्व में कितने महासागर हैं, तो विश्व में 5 महासागर हैं। 5 महासागर में नंबर 1 होता है आपका प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर। उसके बाद नंबर दूसरा है अटलांटिक महासागर। क्या होता है, अटलांटिक महासागर। और तीसरा हम लोग मान लेते हैं हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। और चौथा है आपका आर्कटिक महासागर। क्या होता है, आर्कटिक महासागर। और पांचवा है आपका अटलांटिक महासागर। इसको हम लोग दक्षिण महासागर कहते हैं। तो ये अटलांटिक महाद्वीप है मित्रों। तो हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका यहीं पर है, इसको अंटार्कटिक भी बोला जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिक महासागर होता है इसको हम लोग दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। और ऊपर जो होता है इसको उत्तरी महासागर या आर्कटिक महासागर बोलते हैं। तो हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर। अटलांटिक में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, ये हम लोगों को ध्यान देना, दोनों एक ही हैं। तो दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर और चौथा हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। इसको हम लोग उत्तरी महासागर भी बोलते हैं। चौथा और पांचवा हो जाएगा आपका अंटार्कटिक महासागर जिसको हम लोग दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब चूंकि पृथ्वी हमारी गोल है मित्रों, तो ये हमारा प्रशांत महासागर इधर भी है और इसको इधर भी पाया जाता है। गोल करेंगे, घुमाएंगे तो ये आकर के एक साथ मिले हुए हैं पीछे के तौर पर। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसमें जल से संबंधित एक चीज़ हम लोगों को और ध्यान देना है, जो हमारा अटलांटिक महासागर है वो किस शेप में है, किस आकार में है, तो यस के आकार का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महासागर यस के आकार का है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अटलांटिक महासागर यस के आकार का है। अब ये मेन महासागर हो गए मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में कुछ सागर इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा है भारत के पास में अरब सागर और बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी है। और इसी से आगे है आपका लाल सागर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बीचों बीच में जो आपके अफ्रीका और यूरोप के बीच में बहुत बड़ा महासागर, वो बहुत बड़ा सागर पाया जाता है, इसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। और अमेरिका में 5 झीलें हैं जिसको हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इसमें 5 प्रमुख झीलें हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, इसको हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ये चीज़ हो गया। तो मुख्य रूप से जल क्षेत्र हो गया। और एक बहुत विवाद का कारण है, चूंकि बहुत चर्चा में रहता है, हम लोगों को ध्यान देना है मित्रों कि दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर ये कहाँ है, चाइना के पास है, चाइना के नीचे और फिलिस्तीन के बीच में है। तो ये कई विवाद का कारण है, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। जल का प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। सुनामी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो सुनामी क्या है मित्रों, एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोत क्या होते हैं, पोताश्रय क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 26 दिसंबर 2004 को भूकंप 9.0, ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र भूकंप है मित्रों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5.0 या 5 पॉइंट से ऊपर जाता है तब भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है। 9 पॉइंट का मतलब अत्याधिक विनाश की लगभग बिल्कुल मैदान कर देगा। तो 26 दिसंबर 2004 को भूकंप 9.0 रिएक्टर तीव्रता के आने के कारण आई सुनामी इतनी बड़ी थी कि भारतीय सीमा का दक्षिणी ध्रुव, भारतीय सीमा का दक्षिणी ध्रुव इंदिरा पॉइंट
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था पूरी तरह डूब गया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत का, सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी ध्रुव क्या है, भारत का सबसे उत्तरी ध्रुव मित्रों क्या है, तो हम लोगों को ध्यान देना है इंदिरा काल, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा काल। ये जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख हम लोग कह सकते हैं। ये क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, वो कब 2004 में अत्यधिक बड़ी सुनामी आने के कारण क्या है, डूब गया पूरी तरह से। हम लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं आगे। जैसे इसमें हमारा क्या है कि बड़ी सुनामी के संकेत लगभग 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। कितने पहले मिल जाते हैं, बड़ी सुनामी के संकेत लगभग 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह से यंत्र डेवलप किए गए हैं कि काफ़ी चांसेस रहती है कि इसकी पता पहले ही चल जाएगा। चलिए हम लोगों को आगे देखना है। अब चूंकि जो तरंगे उत्पन्न होती हैं जल की, उससे अनेक प्रकार की धाराएं वगैरह होती हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है कि महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं हम लोगों को ध्यान देना है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ठंडी जलधारा, जिसको शीत धारा कहते हैं। दूसरी होती है कोष्ठ जलधारा, जिसको गर्म जलधारा कहते हैं। तो मित्रों, हम लोगों को याद कैसे करना है कि कौन सी जलधारा है, किस प्रकार की जलधारा है। तो जो हमारी बीचों बीच ये रेखा होती जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग वर्ष भर चमकती हैं, तो यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पाई जाती है। गर्मी अत्यधिक पाई जाने के कारण यहाँ पर जो जल होती हैं, जल के धाराएं होती हैं, वो गर्म होती हैं। और ऊपरी छोर में जो आपके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि नीचे से जितनी धाराएं ऊपर को जाएंगी, नीचे से जितनी धाराएं ऊपर को जाएंगी, वो कितनी, वो सब कैसे होंगी, वो होंगी ठंडी जल धाराएं। कैसी होंगी, चूंकि बर्फ के क्षेत्र से जा रही हैं या ऊपर से बीच में आएंगी, इधर नीचे को आएंगी। तो इस प्रकार की धाराएं कैसी होंगी, हम लोगों को ध्यान देना है, ठंडी जल धाराएं। कौन सी होंगी, ठंडी जल धाराएं होंगी। और जो धाराएं बीच से ऊपर से नीचे को आएंगी, क्या होंगी, ऊपर से मतलब गर्म क्षेत्र से नीचे की ओर आएंगी। और यहाँ पर स्थल भी अधिक है, तो अब वैसे भी गर्मी बढ़ जाएगी। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगी, वह धाराएं गर्म जल धाराएं होंगी। और जो धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेंगी, ये ठंडी जल धाराएं होंगी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हमारा है क्या, लेब्राडोर की धारा। क्या है, ऊपर से आ रही है लेब्राडोर की धारा। कैलिफोर्निया की धारा ये है। ये कुछ धाराएं हैं मित्रों, आयोसियों की धाराएं हैं। ये सब कैसी हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना, ये ठंडी जलधाराएं हैं। कैसी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं। और नीचे से हम लोग देख लेते हैं, जैसे जो कुछ पश्चिमी वायु अपवाह क्षेत्र हैं, ये भी है। फाल्कन की धाराएं हैं, ये ठंडी जलधाराएं हैं। इस प्रकार की कुछ धाराओं को हम लोगों को याद रखना है। मुख्य रूप से हमें यही जानना है कि किस ऊपर से जो आएंगी वो आपकी ठंडी जलधाराएं होंगी, और बीच से जो ऊपर या नीचे को जाएंगी वो आपकी गर्म जलधाराएं होंगी। गर्म जलधाराओं में मुख्य रूप से हम लोग को जैसे याद रखना है, प्रमुख रूप से विषुवत रेखीय धाराएं जो भी होंगी, विषुवत रेखीय धाराएं, वो आपकी गर्म जलधाराएं होंगी। इसमें ब्राजीलियन या ब्राजीलिया की धारा बोलते हैं, ये भी गर्म जलधारा है। और उसके बाद में अगलोस की जलधारा है, ये भी गर्म जलधारा है। ये हम लोग को ध्यान देना है। क्यूरूसियो की जलधारा एक होता है, आयुसियो, ये जापान का शब्द है मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। तो आयुसियो जो है आपकी ठंडी जलधारा है, और जो क्यूरूसियो जलधारा है आपकी गर्म जलधारा। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इस मुख्य रूप से कुछ धाराएं हम लोग को ध्यान देना है जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कैलिफोर्निया की धारा है आपकी, कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और कैनरीज की धारा आपकी कैसी है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। आयुसियो की जलधारा ठंडी जलधारा है। पश्चिमी प्रवाह की धाराएं जो होती हैं ठंडी जलधारा हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है। और बेनुगुला की जलधारा ठंडी जलधारा है। इसके अलावा जो भी जलधाराएं लगभग पाई जाएंगी वो गर्म जलधाराएं होंगी। ये हम लोगों को ध्यान देना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोगों को देखना है कि बड़ी सुनामी के संकेत लगभग हम लोग ने देख लिया, लगभग 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। अब दिन में, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि दिन में 2 बार, कितने, 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है, ऊपर उठना और गिरना, ऊपर उठना और गिरना हम लोग क्या कहते हैं, इसको ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। तो
जल का ऊपर गिरना, उठना और गिरना क्या कहलाता है आपका? ज्वार भाटा कहलाता है। ये हम लोग को ध्यान देना, क्लास 7 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ज्वार भाटा कहलाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब होता है फुल मून, और अमावस्या न्यू मून क्या होता है? न्यू मून। ये हम लोग को ध्यान देना है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस समय सबसे लंबे ज्वार उठते हैं, जिसको हम लोग बृहद ज्वार कहते हैं। ये हम लोग चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो इनका बल मिल के काम करता है, तो जिससे दीर्घ ज्वार पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उच्च ज्वार जिसको हम लोग बोलते हैं। और जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में, जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी धरती है मित्रों, और इधर आपका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, इधर चंद्रमा का, तो हमारे पृथ्वी पर इस समय लघु ज्वार मतलब छोटा ज्वार उत्पन्न होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी ओर खींचते हैं, तो ना इधर ज़्यादा उठ पाता है ना इधर, तो पृथ्वी पर लघु ज्वार उत्पन्न होता है। जब समकोण की अवस्था हम लोग कह सकते हैं बनेगी चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच, तो लघु ज्वार उत्पन्न होगा। और जब तीनों एक सीध में मतलब 190 अंश का 180 अंश का कोण पे आएंगे, तीनों एक सीध में होंगे, तो आपका दीर्घ ज्वार होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागर सतह पर नियमित रूप से बहने से जल की धाराएं होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है मित्रों, जिसको हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर का है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच में चक्कर लगाता है, उस लोग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, क्या होता है? लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच में, महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच में चक्कर लगाता है, उसको हम लोग सॉरी मित्रों क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। सामान्यतः गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं कहाँ? गर्म जलधाराएं सामान्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं? ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, कि दोनों में से कोई नहीं। तो हम लोगों को यह ध्यान देना है कि अधिकांश जो धाराएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती हैं? कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो हम लोगों को, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ये बीच वाली रेखा जो होती है मित्रों, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, चूंकि भूमि के मध्य से होकर जा रही है, तो इसको हम लोग भूमध्य रेखा के निकट कह सकते हैं। सामान्य क्या होता है? गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती है कहाँ? भूमध्य रेखा के निकट। हम लोगों को ध्यान देना है। अगला, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे क्वेश्चन मुख्य रूप से हो गए। वह प्रक्रम, फिर से दोहरा लेते हैं, वह प्रक्रम जिसमें जल अपने स्वरूप में बदलता है, महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच में क्या करता है? चक्कर लगाता है, उसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद में सामान्यतः गर्म जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो सामान्यतः गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के बीच में उत्पन्न होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम लोग आगे की स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।